पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के लिए क्या वाकई टेंशन का सबब बनता जा रहा है? कांग्रेस ने कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा होने की वजह से इसे अपना बनाने की कोशिश कर ली। कैसे? कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और हेमंत सोरेन के सरकार, क्योंकि यहां भी साझा सरकार है, गठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर चुकी है। ये सभी राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। अब बीजेपी शासित राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर कर्मचारी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन लोकसभा चुनाव चौखट पर है और पुरानी पेंशन बहाली की मांग सबसे बड़े मुद्दों में से एक बनती जा रही है। अब इसे और भी मजबूती के साथ उठाने के लिए एक और रणनीतिक कदम उठाया गया है। आज इसका जिक्र क्यों? दरअसल रविवार 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन को नई दिशा देने के लिए यह हल्ला बोल होगा। बाकायदा इसकी तैयारी हो चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी हुंकार भरेंगे। इस रैली में लाखों कर्मचारियों के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 अप्रैल 2004, ये एनपीएस और ओपीएस वाला मसला क्या है? न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम। अब इसको भी समझिए। दरअसल 1 अप्रैल 2004 को नई पेंशन योजना अटल सरकार में लागू हुई थी। तब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2004 में। लेकिन इसे सही मायने में अगर धरातल पर किसी ने उतारा तो वो थी मनमोहन की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार। तब वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम। अब इन दिनों इस पर एक दिलचस्प सियासत हो रही है। सियासत कैसे? दरअसल कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में एक दांव खेला। कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। जनता ने वोट दिया, कांग्रेस की हिमाचल में सत्ता आई। कांग्रेस को यह फॉर्मूला लाभकारी दिखाई दिया। फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही ऐलान हुआ। लगे हाथ झारखंड की हेमंत सरकार ने भी कहा सही मौका है, चौका मारिए। और देखते ही देखते पंजाब में मान सरकार ने भी पुरानी पेंशन का ऐलान कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर राजनीतिक लिहाज से बीजेपी के लिए यह गले की फांस बन गया। वैसे जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती है उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती थी। तब उस वक्त के दौर में कहा जाता था, जब जहां जहां पुरानी पेंशन लागू थी, कहा कि बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन नई पेंशन स्कीम आई तो 10% आपकी तनख्वाह से कटता है, 14% सरकार भी देती है। मगर क्या वो रकम आपको जो तय थी वो मिलती है नई पेंशन स्कीम में? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा आपसे लिया जाता है वो पैसा जो है पीएफआरडीए बाजार में लगा देता है। बाजार में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नई पेंशन स्कीम का विरोध कर्मचारी लगातार करते हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार क्या एक बार फिर से पुरानी पेंशन की हुंकार, कर्मचारियों की ललकार और यलगार कुछ असर डालेगी सियासत के लिहाज से? पहले आपको सुनाते हैं 3 बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत के लिहाज से ओपीएस का मुद्दा कितना गंभीर होता जा रहा है।
सेवा का एक मिशन है पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण समाप्ति। उसी को लेकर के प्रदेश मंडल और जिला संयोजकों जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई है। उस बैठक में तय हुआ कि 1 अक्टूबर की हमारी रैली है, उसकी तैयारी है, किस ब्लॉक से, किस तहसील, किस जिले से कितने लोग जाएंगे, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज बैठक बुलाई गई और लोगों में बहुत जोश है। और 1 अक्टूबर की रैली बहुत ऐतिहासिक रैली होगी। अभी तक की जो मेरा अपडेट है, क्योंकि ये प्रदेश की रैली नहीं देश की रैली है, तो अभी तक हमको लगता है कि 4 के प्लस हम हैं आज के डेट में। आगे अभी और रफ्तार बढ़ती जा रही है और शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है 1 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर। नहीं, हमारा मुद्दा एक ही है, पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण समाप्ति। क्योंकि जहां एनपीएस से हमारा भविष्य खराब हो रहा है, वही निजीकरण से लोगों का वर्तमान खराब हो रहा है और इसीलिए हमारा अभियान लगातार जारी है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, वोट की चोट के माध्यम से हम लोग सरकार भी बदलने का काम करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में कर्नाटका और हिमाचल का परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी रैली करने का दावा किया जा रहा है और करीब 1 लाख लोग दिल्ली की इस रैली में शामिल होने का जिक्र भी किया जा रहा है और बाकायदा इस पूरे मुद्दे को लेकर हर राज्य में शिक्षक कर्मचारियों को जुटाने का दावा तक किया जा रहा है। यानी चुनावों में पेंशन का मुद्दा, पुरानी पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से बन सकता है। इतना ही नहीं, 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारियों के साथ होने का दावा किया जा रहा है इस महारैली में। यानी कि सरकार के लिए एक बड़ी टेंशन का सबब यह मुद्दा बन सकता है जिसका दावा हो रहा है। लेकिन धरातल पर तस्वीर क्या है वो भी समझेंगे। आपको बता दें, आज इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी बीजेपी के चेहरे हैं, राज शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं जो किसी परिचय के आज मोहताज नहीं है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नई राह दी है। विजय कुमार बंधु जी इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं विजय जी आपसे जानना चाह रहा हूं, कई आंदोलन किए, कई बार सरकार को चेताने का आह्वान आपने किया, कांग्रेस की सरकारें समझ गई कि भैया पुरानी पेंशन को लागू कर दें, भले ही राजनीतिक मजबूरी। लेकिन विजय कुमार बंधु जी जरा बताइए, ये रामलीला मैदान में क्या कुछ अलग करने वाले हैं इस बार? ये जो मुद्दा है पुरानी पेंशन का, 25 और ठीक नहीं है। ये हमारी सामाजिक सुरक्षा है और ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। आज विजय सर, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। अगर आप हेडफोन हटा पाए और फोन लगा लेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आएगी, मुझे लगता है। जी हेलो। हाँ सर, अब आपकी आवाज क्लियर आई। जी मैं कह रहा हूँ कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है ये कोई नया नहीं है जी। ये बहुत पहले से सामाजिक सुरक्षा हमारी मानी जाती थी और संवैधानिक हक है हमारा। और हम जो पेंशन व्यवस्था हमें दी जाती थी उसे बंद करके हमें नई पेंशन बाजार के हवाले कर दिया गया, पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया। हम सरकार का काम करते हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे प्राइमरी का मास्टर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चौराहे पर खड़ा हुआ सिपाही हो, हम सरकार के अंग हैं। हम सरकार काम करते हैं, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल काम करता है। और जब हम रिटायर हों तो हम किसी साहूकार के यहाँ जाके कहें कि हमने देश की सेवा, सरकार का काम किया है, आप हमें जीवन बुढ़ापे में कुछ दवा के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, ये कौन सा मजाक कर रहे हैं आप? दूसरा एक जो बड़ा सवाल है, मैं फिर से बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं इस बात को समझे। इस देश में 3 तरह की हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे पास व्यवस्थापिका है, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास कार्यपालिका है। न्यायपालिका लेगी, व्यवस्थापिका लेगी, सिर्फ कार्यपालिका नहीं लेगी। कार्यपालिका मतलब जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हैं, मतलब कानून बनाने वाला, कानून गलत हुआ तो उस पर अंगुली दिखाने वाला पाएगा, जो उसको लागू करने का काम करेगा वो अपने पर लागू नहीं कर पाएगा। एक सवाल। दूसरा सवाल में है, जो राजनेता हमें बड़ी सीख देते हैं, भी तमाम सारे लोग बोलेंगे और खासकर सत्तारूढ़ दल के लोग हमको कहेंगे आप लोगे और हमें नहीं दोगे, ये न धर्म है, न नैतिकता है और न न्याय है। कम से कम बोलते समय इस बात का जरूर ध्यान दे। और ये बात मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, इस देश का लगभग 1 करोड़ एनपीएस में जो बॉर्डर पर खड़ा अर्धसैनिक बल है,
चीख चीख के पुरानी पेंशन मांग रहा है। जो प्राइमरी में सुदूर गांव में बैठा हुआ, जहां न टॉयलेट है न बिजली है, लेकिन वो शिक्षा देने बैठा है, वो कह रहा है हमसे सारा काम लोगे, हमें बुढ़ापे की लाठी दे। वो तपती दोपहरिया में वो चौराहों पे खड़ा हुआ पुलिस का सिपाही कह रहा हमारी सामाजिक सुरक्षा कहाँ है। वो लेखपाल, वो बाबू, वो कह रहा है विभागों के लोग क्यों नहीं। और आप लोकतंत्र चलाते हो किस बात के लिए? किसी लोकतंत्र में 1 करोड़ लोग हों, उनसे जुड़े हुए 5 करोड़ परिवारों का सवाल हो, और आप उसको यूं ही इग्नोर कर दीजिए, यूं ही ऐसे आप मजाक में उड़ा दीजिए। लेकिन सरकार विचार कर रही है, आपको लगता है कि कुछ कदम उठा सकती है सरकार? देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ मांगता हूं, और इसी मांग को लेकर के हम दिल्ली के रामलीला मैदान कल 1 अक्टूबर में पूरे देश के लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मांग करने कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विधायक रहे हैं, उसकी पेंशन ले रहे हैं, वर्तमान में आप सांसद हैं, उसका वेतन ले रहे हैं, सुविधाएं अलग से ले रहे हैं, तो हमारी भी थोड़ा सुन लीजिए, हमारा भी तकलीफ सुन लीजिए। और नौकरियों में जाता कौन है? किसान, मजदूर, वो ठेले वाले का। आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं 24 से पहले? नहीं, देखिए, उनके लिए, किसी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, मेरे लिए सामाजिक सुरक्षा के विषय। लेकिन राजनीति किस बात को होनी चाहिए? किस बात को होनी चाहिए? ये धर्म, वो धर्म, ये जाति, वो जाति, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, भारत पाकिस्तान, राजनीति किसी को होनी चाहिए। राजनीति किस पर? शिक्षा पर, सामाजिक सुरक्षा पर, रोजगार पर, चिकित्सा पर राजनीति होनी चाहिए। तो लोग बहुत बड़े विनम्रता से कहे जाते हैं, अरे राजनीति हो रही, मेरी सामाजिक सुरक्षा चली गई, राजनीति संसद किस बात के लिए है? संसद इस बात के लिए कि मैं छतपा के अपने वेतन बढ़ाने के लिए, बात इसलिए कि है अपना भत्ता बढ़ाने के लिए। संसद इसलिए नहीं होती, विधानसभा इसलिए नहीं होती। विधानसभा और संसद की जिम्मेदारी है इस देश के नागरिकों को मूलभूत आवश्यकता दे, और हमारी जो सामाजिक सुरक्षा है हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और उस पर अगर राजनीति होती है तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। ठीक, कमलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से। कमलदीप जी, आपका भी स्वागत है। अश्वनी शाही जी, सुना आपने विजय जी जो बात कह रहे हैं? सुनी ना आपने? मैं आपसे कुछ प्रश्न हट के पूछूंगा। ये मसला ठीक है, गंभीर मसला है। सबसे पहले जरा देश की आवाम को बताइए, क्योंकि ओपीएस को लेकर तमाम अलग अलग सोच नजरिया है। आपको क्या लगता है, ओपीएस सही है या गलत? तिलक जी, देखिए, बहुत ही विस्तृत तरीके से सरकारों ने कई बार समझाने की कोशिश की है, और सरकार ने इसीलिए एनपीएस लागू किया। ओपीएस खत्म अगर हो गई थी, एनपीएस लागू किया, क्योंकि आज एक समय हम लोग कहते रहे कि हिंदुस्तान में हम जो है युवा हमारा देश है, लेकिन 2030 के बाद सने 2060 तक हमारा देश बुजुर्ग देश भी होने जा रहा है। ठीक। जो आर्थिक सुधार किए गए हैं इधर, अगर ओपीएस की बात होती है तो आर्थिक सुधारों के ऊपर ये कुठाराघात भी है। इस तरीके से कई प्रदेशों ने किया है, उसमें ये बताया गया है कि 2030 से लेकर 40 तक 4.5 गुना वित्तीय बोझ पड़ेगा, और सभी सरकारों के लोगों ने चिताया, भारतीय रिजर्व बैंक ने चिताया सभी स्टेट गवर्नमेंट को। रिजर्व बैंक का भी एनालिसिस आया था, तो उन्होंने बताया कि मतलब ये आर्थिक बोझ है। और अब मैं पूरी बात हमारी हो जाने दीजिएगा तो शायद इसका, क्योंकि आपने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, तो मैं क्षमा के साथ निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बीच में किसी के भी टोका टोकी न हो, अपनी बात नहीं, मैं टोका टोकी करता भी नहीं हूं, आप मेरी आदत जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जान रहा हूं कि जो आपसे मैंने पूछा, आपने क्योंकि सवाल घुमा दिया, उसका उत्तर मैं आपसे चाह रहा था कि ओपीएस सही है या गलत है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आंकड़े मैं अपने घर में बना के नहीं बोलता हूं। चाहे आरबीआई ने जो बताया है, सरकारों ने, चाहे हिमाचल का हो चाहे कहीं का भी हो, उन सरकारों के वहां पर वित्तीय सलाहकारों ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर 10% के दर से हमारी ग्रोथ रही तो जीडीपी का 0.09% इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा, और आर्थिक सुधार जो हुए हैं उसका कोई लाभ नहीं होगा, उसको पीछे कदम खींचने को मजबूर होना पड़ेगा। तो आज क्या किया गया है, ये अभी हमारे भाई ने कहा कि राजनीति होनी चाहिए, वही राजनीति हुई है जो हिमाचल चुनाव में हुआ, उसके बाद बाकी राजस्थान में हुआ, चाहे जहां भी लागू किया गया। हिमाचल चुनाव के बाद तो राहुल गांधी जी से पूछा गया कि भाई इसका क्या असर, आप इसे जीते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है हमारे पास। इसको अवैज्ञानिक भी बताया उन्होंने, और इस चीज को लागू नहीं, विषय राहुल गांधी नहीं है, विषय ओपीएस है। मैं अश्वनी जी आपसे फिर मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, ओपीएस सही है या फिर गलत?
अगर सरकार ने आज एनपीएस की व्यवस्था की है तो मैं ये कहता हूं कि एनपीएस है, अगर उसमें कुछ सुधार की मांग कोई करता है तो ओपीएस भी सही है, सुधार किया जा सकता है ओपीएस में। एनपी विकल्प दोनों यानी के आप पास मानते हैं कि एनपीएस में दिक्कत है? हमने तो ऐसा नहीं कहा, हमने कहा विकल्प नहीं, दिया अभी गया तो था। अगर नहीं कहा तो फिर NPS विचार और किस पर हो रहा है? वो आपने विचार की, मैंने एनपीएस और ओपीएस दोनों के विकल्प की बात की ना, कि विकल्प की बात। अच्छा, बीच के रास्ते की बात की आपने। वो एनपीएस पे जा रहा गया, जिसको ओपीएस पर रहना था ओपीएस पर रहा। अभी भी भाई नहीं तो फिर ये गलत, क्या ये तो फर्क फिर है? गलत मैसेज चला गया ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं उस पर, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एनपीएस अच्छा है। नहीं, हम विचार कर रहे हैं क्या, अब क्या विचार कर रहे हैं ये देखिए आने वाला है कि कितना हम दे सकते हैं। फिर पहले मूल वेतन का 50% होता था, हम सर उसको 40 पर ले आ रहे हैं, वित्त 45 पर ला रहे हैं। वित्त मंत्री जी NPS ने पर कहा ना रखेंगे। एनपीएस जी। के रिव्यू के लिए कमेटी बनाई ना, मैं उसी का एकदम जिक्र कर कमेटी रहा हूं अप्रैल सर। में बनी थी, अप्रैल में बनी थी। हाँ अप्रैल में हमारी कमेटी बनी थी। हाँ, और कमेटी ने अपनी, भाई कमेटी जब रिव्यू करेगी तो वो देखेगी ना कि हम क्या कर सकते हैं। दोनों में जो देशवासियों की जो मांग होगी, जो दोनों के सामने विकल्प है, दोनों में जा सकते हैं। ठीक, सरकार ने आपने दोनों विकल्प का हुआ जिक्र रखा है। किया, ठीक, ओके ओके। आपने कुल मिलाकर यह कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बनाया गया है, बनाया कोशिश की। गया। अभी जो यहाँ पर जो मांग करने की 1 करोड़ लोगों की वो कर रहे हैं कि 1 लाख हाँ। लोगों के साथ हम आंदोलन करेंगे, उन्होंने खुद कहा कि राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। तो ये तो जग जाहिर हो रहा है कि क्या होने जा रहा है नहीं नहीं और नहीं क्या नहीं, इसके नहीं पीछे वो है। तो नहीं, वो आप तो तो दिखाई ये दे रहा किसान है। आंदोलन के वक्त भी कह रहे थे ना अश्वनी जी। तो किसान आंदोलन में क्या नहीं हुआ, जरा बता दीजिए। कितने किसान आपके आए थे वहां? हाँ, शुरुआत किसानों ने की और अंत किसने किया? किसने? मोदी मर जा नारे लगे, खालिस्तानी नहीं तो झंडे लहराए खालिस्तानी गए और हमने कह पाकिस्तानी दिया भी तो तो हम कहा गलत गया हो ना। गए। हमने कहा नहीं, तो झंडे लहराए जाएंगे। आप अपने स्टूडियो में खाली आईएसआईएस का झंडा लगा दीजिए तो आपको कहा नहीं जाएगा, आप उनके हाँ। एजेंट हैं। अच्छा, तो आ ये सारे, जाएगा ना? तो फिर एजेंट से आप ये लोगों ने मना कर माफी दें। क्यों मांगी? नारे लगे नहीं लगे, माफी उसके वो बात की चीज है। नहीं, बात नारे की लगे क्यों? सर आपने नहीं, तो नहीं, माफी मांगी जो ना। जो मैं पूछ रहा हूं उसका भी तो एक जवाब होता है या सिर्फ एक नहीं one way सर, मैं traffic है? सवाल कर रहा हूं, आप मुझे से सवाल पूछ रहे हो अश्वनी जी। मैं नाराज इसलिए होते। सवाल पूछ रहा हूं, नहीं, नाराज मैं मत सवाल होइए। रख रहा हूं, विचार करने के लिए सवाल रख रहा हूं आपके सामने। हाँ। कि क्या वहां पर खालिस्तान के झंडे लगे थे, नहीं लगे थे? क्या खालिस्तानी नारे लगे थे, नहीं लगे थे? तो आपने हाय जेल हाय में, मोदी, आप मर जेल जा में, मोदी के सर फिर नारे ऐसे लगे तो बात थे कि होगी नहीं सर, लगे 700 किसान जी। मरे थे कि नहीं मरे थे वहां? वो किसान नेताओं के बहकावे में आकर हमारे किसान भाइयों की हत्या करा दी इन किसान नेताओं ने। मानते हैं आप हत्या हुई थी? एकदम मैं मानता हूँ, काटा गया वहां सिंघू बॉर्डर पर, वो ठीक, तरन तारण ओके, का अभी एक विषय भटक युवक जाएगा काटा सर। गया किसान वहां। ओपीएस पर बलात्कार हुए उन जगहों पर। कहाँ अश्वनी हैं जी, आप? इस दिन जी। किसी दिन और चर्चा करेंगे क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। आप कोशिश कर नहीं, रहे हैं, भटकेगा लेकिन नहीं। ना वहां बलात्कार हुआ, वहां हत्याएं हुई। नहीं, इनको मैं भी लाइन पर आप आऊंगा। लोगों को ओपीएस, चौथा ओल्ड पेंशन स्तंभ है, स्कीम, आप चौथा NPS। स्तंभ है, इसको भी आप देश को बताने का काम करिए। अश्वनी जी बताइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे ही मूलतः बिजली पानी सड़क शिक्षा ओपीएस एनपीएस है, यही आता है मुझे और कुछ आता ही नहीं है। खैर, मैं पहले एक इस कार्यक्रम में जो है हरियाणा से कमलदीप जी भी जुड़ गए। राज जी, फिर आपके पास आता हूं। कमलदीप जी, जैसे कि विजय जी क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और अश्वनी जी ने खुले तौर पर कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो क्या वाकई इस मुद्दे पर 24 के लिहाज से राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, जिसका जिक्र अश्वनी शाही जी कर रहे हैं? तो आपका धन्यवाद करता हूं, आप चैनल का, आपने हमें इस पे मौका दिया। और हमारे बंधु जी बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, जिन्होंने पूरे देश में पेंशन की अलख जगाई है। और मैं अश्विनी जी की बात पे कहना चाहता हूँ, आप इसका राजनीतिक मुद्दा क्यों बनने दे रहे हो? आप इसको पेंशन को बहाल करो, हम आपका धन्यवाद करेंगे, आपकी धन्यवाद रैली करेंगे। आप राजनीतिक मुद्दा ही क्यों बनने दे रहे हो उसको? आप राजनीतिक मुद्दा ना बनने दो आपको। और जो राज्य होता है, जो देश होता है, जन कल्याण के लिए होता है वो, और कर्मचारी भी उसमें शामिल हैं। कर्मचारी अपनी ड्यूटी के साथ साथ सरकार की 10 योजनाओं को साथ साथ चलाते हैं। बीएलओ ड्यूटी करते हैं, परिवार पहचान पत्र की ड्यूटी करते हैं, जनगणना करते हैं, और विषम परिस्थितियों में बाढ़ आ जाए फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो। अपनी ड्यूटी के अलावा भी 10 काम करते हैं सरकार की जन कल्याण की नीतियों को लागू करने के लिए। और दोबारा मैं फिर अश्विनी जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार इसको बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा ना बनने दें।
वो कल हमारी अक्टूबर की दिल्ली में रामलीला मैदान में शंखनाद रैली है, वो वहां पे है, हम उनका धन्यवाद करेंगे। वहां पे आके पेंशन की घोषणा करे, हम कर्मचारियों को पेंशन लागू कर रहे हैं, एनपीएस को वापस ले रहे हैं, और जो भी सरकार जो भी योजना लेकर आती है वो उसका आंकलन करती है हर साल, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। पर जो एनपीएस ये रूपी राक्षस है, इसका आंकलन इतने साल बाद भी नहीं किया गया। हाँ। कितना घाटा कर्मचारियों को और कितना घाटा सरकार को रैस में, इसका आंकलन आज तक नहीं किया गया। हम अश्विनी जी के माध्यम से कहना चाहते हैं इस बात का भी आंकलन हो करें। हरियाणा से आते हैं, जेजेपी भी तो कह रही है कि इसे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दो, और मनोहर सरकार का अलग स्टैंड है। सर, जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था जब भी हम सरकार में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। पर अब वो सरकार के साथ हैं, वो भी कह रहे हैं जैसे बीजेपी चलेगी हम उनके साथ चलेंगे। यानी अपने घोषणा पत्र से वो मुकर गए हैं बिल्कुल। तो आपको लगता है इस आंदोलन की जिसका जिक्र, क्योंकि विजय बंधु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, ये राजनीतिक रूप से भी दबाव पड़ेगा सरकार पे, लगता है आपको? बिल्कुल पड़ेगा। पेंशन की यही मुहिम चलाई है। हाँ। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। अच्छा राज जी, मैं आता हूं सर, एक मिनट जरा मैं राज जी को भी चर्चा में ले आऊं। राज जी, हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, कोशिश यह है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, ठीक? इसीलिए मैंने सबसे पहले विजय जी को इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया। यह एक मंच है, इस मंच के माध्यम से देश की जनता ये समझ ले कि आखिरकार ओपीएस और एनपीएस को लेकर यह विवाद कब खत्म होगा। राज जी, मुझे एक बात बताइए, जो अश्विनी शाही जी ने कहा कि आप लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, पहली बात, और दूसरी बात यह कि एनपीएस अच्छा नहीं है, ओपीएस अच्छा है, यह आपको 2019 के बाद क्यों समझ में आया? 2014 के बाद, सॉरी। राज जी का ऑडियो प्लीज। राज जी अनम्यूट कर लीजिए सर। मेरी आवाज आई? बिल्कुल सर, परफेक्ट आवाज आई। मैंने कहा 2014 के बाद क्यों समझ में आया आपको कि ओपीएस जरूरी है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ तिलक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि जो शाहिद साहब कह रहे हैं कि फलां ढिकाने, ये बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी एक बात है, एक डायलॉग हुआ करता था, हाँ। लीव टेंशन एंजॉय पेंशन। एक्चुअली क्या होता था, एक अच्छा सा कैलिबर का व्यक्ति सरकारी नौकरी पसंद करता था, क्योंकि उसे पता होता था कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं एक बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मेरा जीवन यापन बहुत अच्छा हो जाए। मैं कहता हूं आज की तारीख में, मैं कहता हूं कि आज की तारीख में बच्चों से भी आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां। और एक और बात कहना चाहता हूं कि जब जैसे कि एक प्राइमरी टीचर है, उसने जिंदगी भर नौकरी करी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी रिटायरमेंट में, वो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बनिया के यहां नौकरी करेगा। कोई किसी का नहीं आज की तारीख में। जब आप, मेरा एक बात कहने का तरीका है कि 2004 में ये आप ही ने कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं, अटल बिहारी सरकार ने ये इसको लागू करने की आगे कर बढ़े थे और मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था। हाँ। तो मैं आंख पे आंख मिला के कहता हूं कि मनमोहन सिंह सरकार ने ये उनसे गलती हुई थी। अच्छा, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। मतलब मनमोहन सिंह से गलती हुई थी, देश हो गई। गलती किससे होती है? इंसान से होती है। अच्छा, मैं कह रहा हूं ना, मतलब देश के सबसे बड़े फाइनेंस चेहरे से गलती हो गई है। नहीं, मैं एक और बात, मैं उनको नहीं कह सकता कुछ। मैं तो आपने बोल तो दिया कि उन्होंने गलती की। नहीं, सुन लीजिए पूरी बात। मतलब सरकार अब मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं ये पेंशन देती कि नहीं देती, सारे एमपीस की, सारे मिनिस्टर्स की, स्वयं प्राइम मिनिस्टर पिछले 2014 से जो लिए वो वापिस कर दे, तनख्वाह पेंशन सब कर दे। आप अभी विजय भाई बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, इन्होंने बीड़ा उठाया। मैं विजय भाई को सैल्यूट करता हूं और मैं भी पहुंचूंगा, कल मैं भी पहुंचूंगा, मैं भी 250 किलोमीटर से पहुंचूंगा और मेरे संग 10-12 लोग जरूर होते, 100-200 नहीं कहूंगा। और बात सुन लीजिएगा, मेरे घर में 10 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, इंक्लूडिंग मैं। मेरी पेंशन नहीं है, बाकी सबकी पेंशन है। जब मेरी नहीं है तो मैं टेंशन में हूं।
मगर आप एक बात सोचिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए राज जी, चलिए आपने कहा कि मनमोहन सरकार से गलती हो गई, पी चिदम्बरम जी से गलती हो गई, ठीक। मुझे एक बात बताइए कि अभी आप चुनाव जीते, आपने हिमाचल में कहा, मैं गलत होऊंगा तो विजय जी करेक्ट कर देंगे, आपने हिमाचल में कहा पुरानी पेंशन, ठीक, राजस्थान में कहा, आपने छत्तीसगढ़ में कहा, कर्नाटक में चुनाव जीते लागू की क्या पुरानी पेंशन? इंसान तो वही है जो गलती को सुधार कर ले। नहीं, कर्नाटक में कह रहा हूं। अरे नहीं, कर्नाटक सब जगह होगी। नहीं, सब जगह नहीं होगी, कर्नाटक में नहीं हुई। विजय जी मैं गलत कह रहा हूं, कर्नाटक में हुई क्या? बिल्कुल, अभी कर्नाटक में हो जाएगी। नहीं हो नहीं जाएगी, वादा है, अभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। अब मैं एक और बात कहूं। नहीं तो राज्य आप फिर अलग पैमाना क्यों? कर्नाटक अलग है क्या? नहीं, एक और बात हो जाएगी, मैं कह रहा हूं होगी, 200% होगी। मैं इसको रिकॉर्ड करा जाए विजय भाई कि होगी। मैं एक बात कह रहा हूं, सन 2 और एक और बात आपको बता दूं, हमने सारे प्रदेशों में लागू कर दी, लेकिन इसको लागू करने में सेंट्रल का भी काम है। सेंट्रल पैसा नहीं देगी। लागू तो कर दी, अब आए ना मुद्दे पर। एक मिनट विजय जी, लागू तो कर दी, लेकिन पीएफआरडीए ने तो पैसा दिया नहीं, तो फिर राज्य तो कहेगा हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। देखिए, एक मिनट राज्य, विजय जी मैं बताना चाहता हूँ, पीएफआरडीए बिल, जो पीएफआरडीए है वो पैसा मना नहीं कर रहा देने को। गवर्नमेंट मना कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही, पीएफआरडीए नहीं मना कर रहा। क्यों? उसकी जानकारी दे दे कि सेंट्रल में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विसंगति बस नई पेंशन में चले गए थे और पुरानी पेंशन के दायरे में आए, अच्छे लड़के आए, सरकार ने नहीं किया, सरकार कोई एहसानमंद नहीं है, तो उनका भी एनपीएस कटता था, उनका भी पैसा गया था। उसके बाद जब सरकार ने गवर्नमेंट कोर्ट के कहने पे किया, तो ऐसे तमाम केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनका पैसा वापस किया गया। अगर कोई नियम है, अगर मैं चलता हूं सड़क पर, मेरे लिए बायां नियम है, अगला चलेगा उसके लिए क्या नियम है? बाएं नियम है। अगला चलेगा उसके लिए क्या नियम है? बाएं। अरे एक को वापस हो सकता है, 2 को वापस होता है, तो सबका वापस हो सकता है। ये गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, पीएफआरडीए नहीं है। पीएफआरडीए का अनुबंध है, अगर हमने तोड़ा है तो उसको देना पड़ेगा, और अगर आपने दिया तो केंद्र सरकार की जो संगतियों में लोग आए उनका क्यों आपने वापस कर दिया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसके पास। तो ये झूठ बात बोली जा रही है कि वापस नहीं हो सकता है। वापस करने की नीयत नहीं है, क्योंकि इनको लगता है जिन राज्यों में लागू होगा हम वापस कर देंगे तो और सारे राज्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये एक मिनट मैं इसी विषय को आगे लेकर जा रहा हूं। एक आंकड़े के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं शनि शाही जी, जो बात अभी विजय जी कह रहे थे, 5 राज्यों की जो बकाया है पेंशन के हिसाब से मैं देख रहा था पीएफआरडीए का, लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में 17,240 करोड़, झारखंड में 8,107 करोड़, पंजाब में 18,000 करोड़ से ज्यादा, राजस्थान में 28,337 करोड़ और हिमाचल में 8,000 करोड़ से ज्यादा। यह विवाद तो फिर सुलझ ही नहीं पाएगा, नहीं अश्वनी जी? देखिए तिलक जी, विवाद ये तो राज्यों ने इसको वो किया है। मैंने पहले भी कहा, जब वापसी की बात अभी विजय जी जो बात कह रहे हैं, और मैं आपसे पहले एक बात मैं अपने हरियाणा से बैठे हुए भाई को कह दूं कि जो राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात की और आपने कहा कि नहीं होता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। उस पर मैंने कहा कि राजनीतिक मुद्दा हो रहा। दूसरा नहीं, आप एक मिनट अश्वनी जी, नहीं, विजय जी ने यह कहा कि अगर जात पात और धर्म के आधार पर चुनाव हो सकते हैं तो फिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं? अगर यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है तो बनाना चाहिए, यह कहा था। प्लीज नहीं बनाना चाहिए तो, और मैंने क्या कहा विजय जी? मैंने तो वही कहा कि राजनीतिक मुद्दा बनाने की उन्होंने बात की, और वही बात मैंने उनको बता दिया कि वो नहीं, तो अगर वो कह रहे हैं तो गलत क्या? अगर वो कह रहे हैं तो नहीं, अगर वो तो मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं, जरा बता दीजिए। अगर उन्होंने ये बात कही तो क्या गलत है? इस धरती पर क्या राजनीतिक लोग ही सबसे निरीह हैं? कोई कुछ कहे तो वो सही है और राजनीतिक व्यक्ति कह दे तो गलत है। तो मैंने कह दिया वही बात, जो विजय जी की बात मैंने दोहरा दी, तो आप कह रहे नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, और मैं अगर कोई बात नहीं आपने ये कहा। तो तिलक जी, थोड़ा सा राजनीतिक लोग जब सुबह अपने घर से निकलते हैं ना, बड़ा अंतर होता है राजनीतिक लोगों से। आप प्रैक्टिकल जब देखिएगा तो जब सुबह अगला घर से निकलता है तो जो क्षेत्र के लोग होते हैं ना, मैटर ही नहीं है भाई। अरे मैटर है, आप फिर बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? हिस्ट्री कहाँ सुनेंगे भाई? माननीय प्रधानमंत्री हिस्ट्री नहीं सुनेंगे तो आप सुनने के बांट रहे हैं,
राज शर्मा जी जो ज्ञान नहीं, बांट नहीं, नहीं, रहे हैं, आप फिलहाल राहुल गांधी बोलिए। से बोलिए, राहुल आप गांधी पेंशन से की बात करिए बस। राहुल गांधी आप से रात को बोलिए, निकलते अपने हैं, शाम सोनिया को गांधी से निकलते बोलिए, हैं, सुबह कांग्रेस निकलते के हैं, ये मेरे सांसदों में से बोलिए। बोलिए, वो आप पेंशन सिर्फ वापस इतना करें। बताइए कि आप आप पेंशन बोलिए में क्या ना, करना चाहते हैं? किसने पेंशन लिया बेकार है? की बातें आपके नहीं है। जितने आप सुबह जितने लोग निकले, हैं क्या कांग्रेस कवि के, बन गए? आपने तो भाजपा हरिवंश को राय बता बच्चन दिया बन गए? कि प्रधानमंत्री जी मैथिली ले गुप्त रहे बन गए हैं, क्या? वो ले रहे हैं, बेकार की बातें और करते ये हो नहीं आप। कहा साईं कि साहब, कांग्रेसी लोग आपके लेकर सामने घरों में बोले बैठकर ना पैसा बात। उठा रहे हैं। अभी वो आपने क्यों नहीं विजय वापस भाई का कर गला रहे हैं? पकड़ लिया। आपने विजय 14 भाई के ने क्या बाद गलत देखा, कहा बताइए आप? आपके कांग्रेसी क्या सांसद पेंशन गलत? छोड़ दिए। एक आप मिनट, होते ना, एक मिनट, याद प्लीज दिया। प्लीज, आप ये तो विषय नहीं, पार्टी एक हो। मिनट तो प्लीज। यहाँ पर बताइए कि पेंशन छोड़ दिया। अश्वनी शाही बेकार जी की एक बातें मिनट करते हो प्लीज। यार। राज जी, मुद्दा भटक रहा है सर, मुद्दे पे रहिए ना। मैं भी कह रहा हूँ, हाँ, मुद्दे को क्यों ना, भटका रहे हो? प्लीज। मैं सुबह निकला। एक मिनट अश्वनी जी, एक मिनट राज जी, राज जी एक मिनट, आप मैंने दोनों के आम एक खाया। मिनट रुकिए, ऑडियो नीचे, शर्मा एक मिनट प्लीज। ऐसे नहीं चर्चा करिए, बहस नहीं। मैं नहीं चाहता राज जी, मैं आपको अश्वनी जी का पर्सनल नंबर दूंगा, अश्वनी जी आपको राज जी का पर्सनल नंबर दूंगा, कार्यक्रम खत्म होगा, फोन के एक दूसरे को जो करना हो कर देना, ठीक। अब लेकिन विषय पर आओ प्लीज। विषय मेरा ओपीएस है, अश्वनी जी का ऑडियो रहेगा। अश्वनी जी ओपीएस पर रहिए ना, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए कुछ देर तक। मैं राहुल गांधी की बातें नहीं कर रहा हूं। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जो बीच में बोलने को माहिर हैं, तो वो कह रहे थे कि 14 के बाद से सरकार आई है तो सारे राजनेता जो है मैं कह रहा हूं अश्वनी जी छोड़ दीजिए राज जी को भी। एक मिनट रुकिए ना, आपके सामने विजय जी बैठे हैं, आपके सामने विजय जी बैठे हैं। विवाद आपके और विजय जी के बीच का है, कमलदीप जी के बीच का है। मैं सरकार और सर इनका ज्ञान मैं क्यों सुनूं? कांग्रेसियों ने पेंशन छोड़ा कि ये हमको जो नसीहत दे रहे बैठकर यहाँ? जिस कांग्रेसी ने छोड़ दिया पेंशन, कांग्रेसी नेता ने छोड़ा किसी को? विजय जी की बात अलग है। ज्यादा ज्ञान है। अब नहीं, बताइए आप ऐसे नहीं हो पाएगा, क्या प्लीज कह रहे हो आप? विषय पर रहिए। क्या कह रहे हो आप? चिल्लाओ मत राज शर्मा जी, करारा जवाब मिलेगा अगर सर बोलोगे। सर ऐसे नहीं हो अश्वनी जी, प्लीज राज जी प्लीज नहीं, मैं विजय जी के पास जा रहा हूं। मैं एक मिनट विजय जी, मैं राजनीतिक नजरिए से ना, अश्वनी जी प्लीज, आप लोग दोनों, एक सत्ता पक्ष है एक विपक्ष है सर, आप लोग एक ऐसे करेंगे तो कैसे हो पाएगा? ऐसे मूछों को ताव दे। एक मिनट विजय जी, एक हकीकत यह भी तो है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, भले ही अश्वनी जी ने इस कार्यक्रम में नहीं बोला, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि आर्थिक बोझ जिसका जिक्र बार बार सरकारें करती आई हैं, कई राज्यों पर कर्ज, और दूसरी तरफ आप पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसका रास्ता क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि आर्थिक भार का नाम लेकर के ही पुरानी पेंशन बंद की गई, उनके अकॉर्डिंग जो कहते हैं मान लेते हैं, चलिए कुछ क्षण के लिए। तो फिर वित्तीय भार क्यों आ रहा है? अब तो फिर प्लस में होना चाहिए सारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि पेंशन तो बंद कर दी गई, क्योंकि भार थी। तो अब अर्थव्यवस्था माइनस में क्यों है? वो तो उभर होना चाहिए। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में आज भी पुरानी पेंशन एज इट इज चल रही है, एज इट इज चल रही है। वो भारत की छठी अर्थव्यवस्था है, गुजरात 7वीं अर्थव्यवस्था है। तो गुजरात को या जो लोग पेंशन बंद किए तो उनको नंबर 1 पे होना चाहिए। और फिर वो पैसा जो बचा हो गया कहाँ? अगर आपने भार के स्वरूप इसको बंद किया तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, और आप रोज कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। तो सवाल अर्थव्यवस्था का नहीं है। विजय जी, किसने कहा अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है? क्या बताइए? बिल्कुल सर, मैं सर आपने भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि किसने कहा कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं, और जब पैसा है पेंशन देने में क्या दिक्कत है? अच्छी बात नहीं, आप दोनों बात कहेंगे तो विजय जी नहीं होगा। आपने कहा ठीक है, आप दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं, आप आर्थिक महाशक्ति को पेंशन देने में दिक्कत क्या हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है पेंशन देने में? 5वीं अर्थव्यवस्था है तो 5वीं नंबर 1 हो जाए और हमें पेंशन मिल जाए, हम भी उसके भागीदार होंगे, हम भी उसमें निर्णायक होंगे। आपका जो योजना है कि हम भी उसको आगे बढ़ाएंगे। मांग करना आपका मौलिक अधिकार है और उसको आप कर रहे हैं, उसको हम एकदम सराहते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए दोनों तरफ आप ही बात कर रहे हैं। एक तरफ करें कि अगर लागू होगी तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, तो अगर जब बंद कर दी गई तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, वो नहीं हुई है ना। और अगर आज है कि नहीं है? एक सर आज आप दे दीजिए विश्व में सर, अगर आर्थिक व्यवस्था दे दीजिए, दिक्कत है पढ़ रहे हैं सर। अगर अर्थव्यवस्था दे दीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए सर। घर के गार्जियन की इनकम बढ़ती जाए
और बच्चे कपड़ा पहनने की तरफ जाएं, ऐसी अर्थव्यवस्था भी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बूढ़े माँ बाप दवा बच्चे कपड़ा नहीं, बूढ़े माँ बाप दवा की तरफ जाए, ऐसे गार्जियन को 72,000 रुपए से लेकर 1,75,000 रुपए पर कैपिटा इनकम आज आपके देश की है। और कपड़े के लिए आपको सलूट करता हूँ आपको सर। पांचवी का आप तीसरी बना लीजिए, दूसरी बना लीजिए, हम भी सहयोगी होंगे। और आप अगर कैपिटल इनकम आपकी बढ़ रही है प्रति कैपिटल है, तो आप मुझे पेंशन दीजिए। फिर दिक्कत पैसे कहाँ आ गई? हम आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं, पेंशन देने में अर्थव्यवस्था की दिक्कत आ जाती है। ये सर नियति का सवाल है। और मैं आपसे कहना आर्थिक बोझ की अगर बात करते हैं तो एक मिनट सर, एक सेकंड। आर्थिक भार है, कितने सांसदों, विधायकों, कितने राजनीतिक दलों ने पेंशन बंद कर दी? क्या आर्थिक भार मेरे से है या उनका भी है? एक भी उदाहरण आप बता दीजिए जिन्होंने अपनी पेंशन मत, अपना भत्ता, अपना वेतन बंद कर दिया। आप बताइए ना, आप भी तो जिम्मेदार हैं अर्थव्यवस्था मजबूत करने में। क्यों 4 पेंशन लेता है, क्यों वेतन भत्ते लेता है? विजय जी, एनपीएस में भी तो पेंशन की व्यवस्था है। बशर्ते कि आपकी सैलरी से 10% दिया जा रहा है, 14% का उसका उधर है। तार्किक बात करेंगे, अच्छा लगेगा। ताकि आपने कहा एनपीएस में पैसे की पेंशन की व्यवस्था है सर। एक आदमी रिटायर होता है 50,000 रुपए पर, 1200 रुपए उसको पेंशन मिले। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके गवर्नमेंट के जो जवाब आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, वो बता रहा हूँ। 800 रुपए पेंशन, 1200 रुपए। आप बताओ सर, 1200 रुपए पेंशन अश्वनी जी, पार्टी लाइन में जाइएगा। आप बताओ 1200 रुपए, 800 रुपए, इस देश का अर्थसैनिक बल 1200 रुपए की पेंशन लेगा सर, क्या करेगा? विजय जी, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जैसे पहले की पेंशन में 50% लास्ट सैलरी का 50% होता था। जी। अब एनपीएस में यही तो है कि 60% आपको रिटायरमेंट के साथ मिल जाता है, 40% में 25% सरकार के पास और 15% का इन्वेस्टमेंट। उससे फिर आपको पेंशन मिलती है, चाहे उसको बेचा जाए, चाहे जो किया जाए, वो वही तो है ना। आपको वो मिल रहा है ना सर। बता दो 800 रुपए। आप बताइए, एक आदमी 30 साल 35 साल काम किया, एक बार एक साधारण से करते 35 साल काम किया और उसके बाद सरकार की सेवा की, समाज की सेवा की, और उसके बाद 800 रुपए उसके जब बुढ़ापे में, जब उसको जरूरत है, उस बुढ़ापे में दवा के पैसे के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हो। और बच्चे कितने करते हैं सर आज की युग में है, आने वाले टाइम में बताओ, आप कल्पना करो, वो दवा के लिए पैसा मांगेगा। ठीक, मैं अश्वनी जी एक मिनट राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट, एक ऐसी तर्कसंगत बातें करिए तो ताकि जनता समझ पाए। अश्वनी जी एक मिनट। राज जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि हाँ मनमोहन सरकार में गलती हुई, मनमोहन जी ने गलती की और पी चिदम्बरम जी ने गलती की। तब उस वक्त अध्यादेश फाड़ने की ताकत तो राहुल गांधी जी में थी ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो सबने देखा। तो अब लागू करने की गारंटी के साथ आप आ रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना तो चाहिए ना कि अगर आर्थिक बोझ, रास्ता क्या है आपके पास? कोई रास्ता है या सिर्फ लागू कर देंगे? एक और मेरी बात सुनिए। हाँ। जब एक मिनिस्टर, एक एमपी 300 रुपए चिकन की जगह 20 रुपए में चिकन खा सकता है और हर बार एमएलए और हर बार एमपी और हर मिनिस्टर की पेंशन ले सकता है, तो हमारे लिए सरकारी एम्प्लॉय को पेंशन देने में आर्थिक बोझ कभी नहीं पड़ता है। और अगर अश्विनी शाह कहते हैं तो मैं कहता हूं ये अपने माथे में जो टीका लगाते हैं उसकी भी बेइज्जती करते हैं। आप सुनिए, विजय भाई बहुत सही बात कह रहे हैं। एक सरकारी एम्प्लॉय जब 60-70 हजार रुपए की इनकम में, मैं कहता हूं, मेरी वाइफ ने अभी बीआरएस लिया केंद्रीय विद्यालय में टीचर की, उनकी लास्ट तनख्वाह 1,35,000 की, 68,000 रुपए पेंशन पाती है। और अगर ये जो पेंशन है इसमें मुझे लग रहा कि 2,500-3 हजार, विजय भाई इससे ज्यादा नहीं पाती, 5,000 पा लेती, 10,000 पा लेती। आज एक और बात सुनिएगा, एक कहावत हुआ करती थी, लीव पेंशन एंजॉय पेंशन। एक किसी एम्प्लॉय के तो बच्चे भी नहीं है, वो रिटायर होती है 2,400, 2,500, 5,000 में कुछ नहीं होता है। गाड़ी खड़ी रहो चलाओ ना, उसकी हवा भराने के लिए 150 रुपए लग जाते हैं ट्यूबलेस टायर के। अश्वनी साहब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, थोड़ी सी शर्म करो बस। अच्छा, मैंने आपसे कुछ और सवाल किया था राज जी, आप सवाल को घुमा गए। मैंने कहा ये जो कर्ज है जिन राज्यों पर, राजस्थान में देखिए है पेंशन बजट का 2 गुना, हिमाचल में 80% पेंशन में चला जाता है, छत्तीसगढ़ में 30%। तो फिर ये भी तो टेंशन वाली, क्योंकि मनमोहन जी कहते थे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अगर वो भी गलत कहते थे तो ये भी बोल दीजिए।
तो मैं एक बात कहता हूं। हाँ मैं दावे के संग कहता हूं, और विजय भाई एक बात कहता हूं, हाँ मैं आपको दिल्ली मिलूंगा, आपका नंबर भी मेरे पास आ जाएगा। मैं एक बात कहता हूं कि 2024 के चुनाव में हमारे गठबंधन की सरकार होगी। मुझे लगता है पहले ही 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने में पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। ये देखिए इंडिया अलायंस ये मेरा दावा है। 24 के चुनाव में मैं नेता झूठ बोल चुके नहीं हैं कि बोलूंगा। नहीं है? मैं कोई नेता बोल प्रधानमंत्री चुके कोई हैं। हूं। आप हैं कौन भाई? मैं कोई अश्वनी शाह कोई हूँ। आप जो भी कौन झूठ है? बोले। आपके और इसमें अश्वनी शाह साहब, नहीं आपके है। गुस्सा हो रहे आप बोल कायदे रहे में हैं आप गुस्सा हो नसीब रहे हो। 13 में। अच्छा राजी, एक अगर मिनट पेंशन कुलदीप लागू जी, एक होगी, मिनट मैं एक अगर प्रश्न ले लूं, पेंशन एक प्रश्न ले लूं, लागू फिर एक और होगी, मेहमान हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं। एक सबसे मिनट राजी, आपकी राजी लागू- एक मिनट यानी कुलदीप जी ये कह रहे हैं कि भैया भड़का रहे हैं, ये भड़का रहे हैं और आप लोग भड़कावे में आ रहे हैं, लेकिन कम दोनों में से कोई नहीं है इस विषय पर। भले ही राज्य मूछों को ताव देकर कहें कि नहीं हम कर देंगे, लेकिन जब ताकत थी तब क्यों आपने किया? कुलदीप जी जल्दी से प्लीज। कमलदीप जी माफ करिए, कमलदीप जी। हाँ जी, हाँ जी। जो इम्प्लाई की भारत देश में आम लोगों की जो आयु है 65 से 60 साल हुआ है वो, और कर्मचारी जबकि 35 साल लगभग सेवा करता है। 35 साल तक 14% सरकार अब भी दे रही है, वित्तीय भार तो अब भी है सरकार के ऊपर, 14% दे रही है जो। हाँ और जब कर्मचारी रिटायर हो जाएगा उसको कितने का जीवन बचता है उसका? 8-10 साल, हार्डली 8-10 साल बचते हैं। तो ये 35 साल देना जाना भारी पड़ रहा है उसको, या 5-7 साल देना भारी पड़ रहा है उसको? इस पे भी सरकार आंकलन करे। जो कर्मचारी का सरकार का 14% अपना शेयर दे रही है और 10% कर्मचारी का ले रही है, उस शेयर का भी आंकलन करे, तो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर लास्ट में कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1% भी गिरावट आ जाती है तो 50% पैसा कर्मचारी का उड़ जाएगा बिल्कुल भी, उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। फिर 1000 रुपये पेंशन भी नहीं उसको मिलनी है। ये विषय तो आर्थिक बोझ का है। अश्वनी शाही जी, आप मुझे एक बात बताइए ना, एक मिनट। आप आर्थिक बोझ का जिक्र करते हैं, ठीक है, पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या है, लेकिन जब सांसद, जो बात विजय जी कह रहे हैं, भाई सांसद, विधायक और मंत्री, फिर इन्हें पुरानी पेंशन क्यों? हाँ देखिए, नहीं ये चीज मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। हमारे एक जानने वाले एक अधिकारी हुआ करते थे। हाँ वो 77 में रिटायर हो गए। एक अधिकारी थे, 77 में रिटायर हो गए, लेकिन 75 में उन्होंने शादी की। 2004 में उनका देहांत हो गया, और शादी किया उन्होंने अपने से आधे से कम उम्र की महिला से। आज उनकी पत्नी जो है 77 से लेकर और आज तक वो पेंशन, मतलब 2004 के बाद वो पेंशन पा रही हैं। चलिए ठीक है, ये तो पेंशन उसी के लिए है। सरकार पर कितना वित्तीय बोझ है, यानी एक व्यक्ति की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हमने एनपीएस लागू कर? सर कैसे? एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण दिया मैंने। ना मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण सैकड़ों और हजारों की संख्या में हो सकते हैं। नहीं, मैं विजय जी आपसे संख्या में हो सकते हैं। विजय जी कॉर्ड, मैं एक उदाहरण मैंने दिया, एक उदाहरण, एक चावल ही। एक मिनट विजय जी, एक मिनट अश्वनी जी, जो आपने पॉइंट था, एक मिनट विजय जी अपनी बात रख रहे हैं। विजय जी आप। मैं कह रहा हूँ एक उदाहरण इन्होंने दिया कि ऐसे हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पेंशन को बंद करके नहीं लाए, पुरानी बंद करके, पुरानी पेंशन पर ही पूरी जिंदगी पले, ये भी उदाहरण है। और इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे की पेंशन ले रहे हैं। हम अपने टैक्स के पैसे को उनको पेंशन दे सकते हैं, हम अपनी मांगे तो गुनाह है। ये कौन सा तर्क है? नहीं अश्वनी जी, ये दवाई आपके लिए अच्छी है, उनके लिए फिर बुरी कैसे हो सकती है? अगर ये दवाई, अगर विधायक, सांसद, मंत्री सबको पेंशन चाहिए, कई राज्यों में 3-3 बार, है ना, तो फिर इनके लिए बुरी कैसे है पेंशन? पुरानी पेंशन आप कह रहे हो नहीं, हम लेंगे, क्यों? देखिए, ये व्यवस्थाएं कई जगह सरकारों ने बंद किया है, अच्छी बात है। इसको नहीं बंद तो कर आप देना कर चाहिए। सकते हैं सर, जब आप 370 हटा सकते हैं, ये भी खत्म करिए, सांसद, विधायक और नहीं, मंत्रियों क्यों हमने किया है? हमने तो ऐसे फैसले लिए हैं कि जो कांग्रेस सोच नहीं सकती। नहीं तो अब ये भी नहीं लेकिन सोच सकते आप या तो आप ये बोले कि हम भी सरेंडर करते हैं, फिर विजय जी कहेंगे चलो ठीक है, अब ओके मामला। 2024 के एजेंडे में कोई है कांग्रेस के नहीं है ओपीएस। दूसरा, कांग्रेस के किसने 2014 के बाद पेंशन छोड़ा, जिसका बखान राज शर्मा जी कर रहे हैं। एक आदमी का नाम बता दें। कहने पर तो सरेंडर कर देंगे ना आपके सांसद।
बोल दीजिए आप। हमारे आज नहीं, जो आईना दिखाने की कोशिश राज शर्मा कर रहे हैं, इनके कौन से सांसद ने छोड़ दिया है? सर तो आप तो छोड़ सकते हैं ना, आप नजीर पेश कर दीजिए। मैं मान लेता हूं कि चलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की, लेकिन कांग्रेसी हमारे जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, विजय जी का ऑडियो। भाई कौन से कांग्रेस ने छोड़ा भाई? विजय जी, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने वो ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर, देखिए ये भाजपा और कांग्रेस का विषय नहीं है। हाँ। ये हमारी सामाजिक सुरक्षा का विषय है, जिस पर हम तो कहते हैं 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में रैली है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आए घोषणा करें, लागू करें, हम सब उनका जय जयकार करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। इस देश के करोड़ों लोग जो पेंशन के लिए, अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए चिंतित है, परेशान है, एक बड़ा फैसला ले, हम सब स्वागत करेंगे। हमें चाहिए ओपीएस, हमें चाहिए अपनी सामाजिक सुरक्षा, हमें चाहिए बुढ़ापे की लाठी। और मैं आपको क्यों बता दूं सर, ये जो कल की महारैली है, पेंशन संक्रांत महारैली है, इसमें किसी को बुलावे पे, किसी के किराए पे नहीं लाया जा रहा है। ये देश का वो 1 करोड़ ऐसा अभागा दुर्भाग्यपूर्ण कर्मचारी है जिसके कुठाराघात बुढ़ापे पे किया गया, स्वतः आ रहा है, ये आंदोलन स्वतः बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है। एक छोटा सा सवाल हमारा आप ले लीजिए कि आप राजनीतिक दलों के टाइमिंग पर बहुत सवाल चाहे चावला साहब भी उठाते हैं, बिल्कुल करें, तार्किक होगा, बिल्कुल। तो क्या ये जो समय है आप लोगों ने चुना है, ये 1 साल पहले भी नहीं हो सकता था? ये आज ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे सवाल है। 2013 से इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश, देश के तमाम कोने में किया। मेरे विषय नहीं कि ये चुनाव आ रहा, मैं 18 में भी आया, मैं 16 में भी आया, मैं अपनी बात सब किसी मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। 18, 16, 23 आप सुनिए तो 2004 में बंद हुई, 4 के बाद जब बंद की गई तो उस समय नया कर्मचारी था ही नहीं, या बहुत मामूली था, तो इसके जो कुछ पता नहीं था, करोड़ों मिलेंगे। अब परिणाम आ रहे सामने। अब आदमी अगर परिणाम पा रहा है 1218 से पा रहा तो चिंतित नहीं होगा क्या? लेकिन वही 16, 17 में चुनाव, 18, 20 में चुनाव, 24 में चुनाव, मैंने ये टाइमिंग बहुत सही है आपकी। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, सत्ता से सवाल होगा, सत्ता में आप है, मैं राजस्थान गया, होना चाहिए। राजस्थान गया, मैं सवाल किया कांग्रेस से, मैं हेमंत सोरेन के यहाँ गया, मैं सवाल किया हेमंत सोरेन से, मैं बिहार गया, मैंने सवाल किया नीतीश से। मैं आप सत्ता में बैठे, आपसे सवाल करेंगे, जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है सर, हम इतना समझते हैं और किसी बहकावे में नहीं आने वाले, पढ़ा लिखा जमात है सर, इस बात को भूलिएगा नहीं मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। और आप सत्ता में है, केंद्र में बैठे हैं, रैली है, प्रधानमंत्री जी को ले आइए, बहाल करें, हम लोग माला से आंदोलन आपका अधिकार है, आप करना चाहिए, एकदम सही है। लेकिन तिलक जी ने अभी एक सवाल उठाया था कि किसान आंदोलन में किस तरीके से हुआ। किसानों ने कहा कि कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। नहीं, आपने भी वही कहा कि हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी किसान आंदोलन छोड़ दें, एक मिनट, पुरानी पेंशन का विषय है, मैं आ रहा हूं राज्य, 1 मिनट, क्योंकि लाइव में, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर यह गंभीर मसला है और लाइव में एक कमेंट आया, मैं जरा उसको ले लूं। वो ही कह रहे हैं अश्वनी शाहिदी, चलिए आर्थिक बोझ बढ़ रहा है पुरानी पेंशन को लेकर, जो आपने 10,05,913 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए, तब आर्थिक बोझ की चिंता नहीं थी आपको? एकदम चिंता थी और उसकी चिंता है। हाँ, हम उसके बट्टे खाते का मतलब होता है माफ करना नहीं। हाँ, उनकी संपत्तियां बेचकर हम वसूली कर रहे हैं। अच्छा। और वसूली करके सरकार के खाते में जमा कर रहे हैं। तो ये नुकसान, ये आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाता? अरे क्यों, वसूली हो रहा है तो घटा भी रहा है ना। अच्छा, और जो 120 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, वो जी 120 लाख संपत्ति से कितना पैसा वापस आ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो देश आपका सबसे आगे पहुंच गया है वो हाँ, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर सर ओपीएस की फिर मांग कैसे गलत हुई? क्यों नहीं, आप इसकी जब आप इतनी तरक्की कर रहे हैं तो फिर ओपीएस की मांग कैसे गलत हुई? आप देश कितनी तरक्की करेगा और आप उधर उसकी भी बात करेंगे? कमलदीप जी, क्या भाई, वाह भाई वाह। देश तरक्की कर रहा है, कर्मचारी को छोड़ दिया बाजार के हवाले, धक्के खाए बुढ़ापे में, उसको अच्छा स्वास्थ्य न मिल पाए, कहीं नहीं। देश तरक्की कर रहा है, कर्मचारी धक्के खा रहे हैं। एनपीएस में ले आए हैं, ये अलग बात है। एनपीएस की गारंटी क्या है सर? कहाँ ज्यादा मिल रहा है? एनपीएस की गारंटी क्या है?
कहीं कोई किसी को छोड़ा नहीं गया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अच्छा अश्विनी जी, एनपीएस की गारंटी क्या है सर? अश्विनी जी, गारंटी हमारी आपकी क्या है भाई? हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। अभी कई प्रवक्ता जो अभी है तो आप कह रहे चले हो। जाते हैं, उसके बाद लौट के आते नहीं है, तो मैं दूसरे को तो नहीं कह सकता। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, गारंटी राहुल गांधी देते हैं। ठीक सर है? फिर राहुल गांधी हम काम- कहाँ से? ओपीएस अश्विनी की जी, तो गारंटी हम है काम सर। अश्विनी जी, राहुल गांधी ओपीएस की गारंटी हम है। एक मिनट, करते हैं। एक अश्विनी जी, मिनट, ओपीएस की एक गारंटी है। मिनट, एक मिनट सर, आप कह रहे हैं गारंटी तिलक जी, राहुल OPS गांधी की देते गारंटी हैं। है। एक मिनट कमलदीप जी, एक सेकंड, एक हम सेकंड। काम करते हैं सर। तिलक जी, ओपीएस की 370 गारंटी से है। लेकर नहीं नहीं क्या नहीं, क्या हमने सर किया? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी तीन तलाक गारंटी, एक हटाया, मिनट, देश के जनधन प्रधानमंत्री भी योजना कहते हैं कि खोला। ये मोदी की गारंटी है। जनधन योजना खोला, सुनिए तो, जनधन अश्विनी जी, योजना का देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी कहते हैं सरकार की ये गारंटी बटन है, मैंने सर। दबाया, ये बटन दबाया, लाखों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों के यहाँ पहुंच गया। अरे भाई, उसी जनधन अकाउंट का अश्विनी विरोध जी, कर रहे आप थे मुद्दे को आप। भटका रहे हैं। अश्विनी जी, OPS कर्मचारी भी और ऐसे ही FPS पर ही हूँ। कर्मचारी भी ऐसे मैं ही सोच मुद्दे रहे हैं से भी कहीं कद किनारे मोदी जी नहीं पेंशन हूँ। का बटन दबाएं। अरे भाई, आज पेंशन का नहीं, 85 पैसे जो कांग्रेसी खा जाते थे, 15 पैसे मिलता था, अश्विनी आज जी, 1 रुपए मिलता है। अश्विनी 1 जी, रुपए मुद्दा मिलता है। ओपीएस है। आप बार बार सर, मुद्दा पैसा है। मुद्दा ओपीएस एनपीएस तो है ही है, लेकिन मुद्दा अच्छा पैसा चलिए, मैं है। आप ही की बात, और चलिए पैसे की पॉलिटिकली मैं बात, कर रहा हूं। एक मिनट, फिर मैं विजय जी से जी। फाइनल कमेंट लूंगा। एक मिनट, मुझे इतना बता दीजिए, अगर मगर किंतु परंतु 24 के लिहाज से ओपीएस मुद्दा बन गया तो मुद्दा कौन बनाएगा? विजय जी। विजय जी, ठीक है, विजय जी मुद्दा बनाएंगे। हाँ, देखिए, ये क्या वो- मस्खरों की तरह हंसने का कोई मतलब नहीं है। विजय जी मुद्दा बनाएंगे, उनका मौलिक अधिकार है। हाँ। अगर वो मुद्दा बनाते हैं, उनके मुद्दे को गंभीरता से सरकार लेगी। इनके साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो मुद्दा बनाएंगे। मेरे हक को मारा गया, मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल आवाज उठाऊंगा, और सरकार से नहीं मांगूंगा, किससे मांगूंगा? अश्विनी जी, आपसे कौन रुकने के लिए किसी ने नहीं कहा विजय जी, आपको रुकने के लिए नहीं कहा। आपका ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए इस देश में। आप मांगिए, सरकार जहां देश की बेहतर चीजों को देखते हुए कि आर्थिक बोझ भी न बढ़े, आप भी संतुष्ट हो जाए, सबका रास्ता निकालकर चलने की बात करती है। अच्छा, और आर्थिक सबका बोझ ना साथ, पड़े। सबका विकास इसीलिए जी। आप इसे रेवड़ी मानते हैं? रेवड़ी तो बटी रही है पूरे देश में, देखिए कहाँ अच्छा, तो कहाँ नहीं ओपीएस बट रही रेवड़ी है। कौन बात कर रहा है? तमिलनाडु में बट रही है। तो सर यहाँ ओपीएस बट फिर रही है। आप रेवड़ी क्यों खाते हैं? मतलब सांसद, कहाँ विधायक बांट और रहे हैं? मंत्री। हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं सर। हम रेवड़ी कहाँ बांट रहे हैं? हम तो राशन दे रहे हैं। नहीं, तो सर खाने को नहीं पूछने वाला था, आप ये एक तो तरफ हम कह रहे हैं राशन कि ये दे रहे रेवड़ी हैं। है, ओपीएस रेवड़ी है, तो फिर ये आप तो ही क्यों आपने खाते हैं? कहा, ये तो आपने कहा सर, मैंने नहीं आपसे कहा। मैंने पूछा, आपने कहा कि रेवड़ी तिलक बांटी जी, जा रही है। आप अपने पूछते हैं और अपने जवाब दे देते हैं, नाम हम लोग और शब्द अपने हम लोगों के मुंह में डालते हैं, वो उचित नहीं है ना। रेवड़ी जो है, आप पूछिए किस तरीके से हिमाचल में, अभी कर्नाटक में रेवड़ी बटी है। कर्नाटक में स्थिति क्या है? बसों की महिलाएं पूछ रही हैं कब यात्रा शुरू कराओगे, आप घुमा के बात को बिजली का राज बिल जी, कब जल्दी से फिर दोगे? कमलदीप जी फाइनल रेवड़ी कमेंट ले रहा उसको कहते हैं जो दे ना पाए। राज जी, बस मैं इतनी राज बात जी वो ये मेरा- कह रहे हैं कि मेरी आप आवाज कितनी आ रही है? रेवड़ियों का ऐलान करिए, आप बांट नहीं पाएंगे। दिक्कत क्या है विजय भाई, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि अश्वनी शाह साहब और इनकी पार्टी का दिमाग हो गया खाली, मुंह गया भर। अगर आप अपने सिर्फ हक की एक लड़ाई राहुल गांधी लड़ोगे, है जो ये देश में चिल्ला दिमाग चिल्ला वाले के हैं, आपकी जो कहते आवाज हैं को बटन बंद दबाओ, कर पैसा देंगे। पहुंचता ये है। शर्म बेशरम हो गए, इन्हें शर्म नहीं है, ये मोटे हो शर्म गए। तो राहुल खा गांधी खा को के। नहीं आती है। इसलिए इन्हें राज जी, शर्म नहीं आ रही है। राज जी, व्यक्तिगत इनसे नहीं नहीं आती है। कोई मतलब नहीं है। ना, ये व्यक्तिगत इनको नहीं शर्म आ रही है, ये मतलब- मस्करों की तरह हंस रहे हैं। कमलदीप जी का ऑडियो, ये गंभीर कमलदीप है। जी, आपको लगता है ये कि अब बड़ी रास्ता गंभीर है, निकलता हुआ यहाँ दिखाई देगा इस पर पूरे विषय को लेकर? है। एक मिनट, ये क्या बेशर्मों की तरह कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं सब चले जाते हैं और मस्करों भैया की तरह माफ कोई करो, हंसता है, कोई गाली आपसे देता ज्यादा है। गद्दार ये गाली आपके देने वाले जैसा भी एक भाई है, गाली एक देने मिनट वाली प्लीज। सारे प्रवक्ता वही है, आप गंदे- इनके पास कुछ नहीं है। एक मिनट ये प्लीज, सब नो। राहुल गांधी का एक मिनट, विषय राहुल गांधी नहीं है, ओपीएस मुद्दा है। एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में कमलदीप जी, क्योंकि विजय जी डिस्कनेक्ट हो गए। एक मिनट राज जी, एक मिनट, ओपीएस और एनपीएस को लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? बीच का रास्ता कर्मचारी बिल्कुल भी चाह रहे हैं, बीच का रास्ता बिल्कुल भी। हमें तो हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए, लास्ट रिटायरमेंट का 50% और साथ में डीए सुविधा, मेडिकल सुविधा बिल्कुल जैसे पहले से है।
हाँ। तो यानी आपको लगता है कि ये रास्ता निकलेगा, उम्मीद है? बिल्कुल, कर्मचारी जोर लगा रहे हैं इसके लिए। ओपीएस की सरकार बनाने जा रहे हैं कर्मचारी, बिल्कुल। अब की बार अपने लिए इलेक्शन लड़ेंगे कर्मचारी, ओपीएस की वोट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे कर्मचारी अब की बार। हाँ। और कल अक्टूबर में इसकी एक झलक आपको दिख भी जाएगी रामलीला मैदान में। कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ने वाला है। नहीं, इस बात की क्या गारंटी, जैसे अभी राज जी कह रहे हैं कि हम कर देंगे मांग पूरी, जिन्होंने खुद ही इंप्लीमेंट किया हो। ये पहले प्रवक्ता है कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि भैया मनमोहन सिंह से गलती होगी, मतलब गजब स्थिति है, कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने गलती कर दी था। इंसान गलतियों को पुतलाया, अगर अपनी गलती से उसमें सुधार कर ले तो मोस्ट वेलकम। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ है। हमने तो सोचा था, करते ना करते ये अलग बात थी। नहीं, अटल जी ने सोचा था, आपने उसको इंप्लीमेंट किया, ठीक? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। अच्छा, अटल एक बात, बिहारी वाजपेयी जी के समय में पेंशन बंद हुई है सर। अश्वनी जी, एक मिनट अश्वनी जी, विधायक अपनी तनख्वाह के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, मंत्रियों के पेंशन भत्ते सब कुछ ओके है ना। मुझे एक बात बताइए, जब केंद्र के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, राज्य के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं ओपीएस, डॉक्टर्स कह रहे हैं ओपीएस, पुलिस कह रही है ओपीएस, तो आप क्यों कह रहे हैं कि एनपीएस? हम क्यों न कहें, हम सरकार में बैठे हैं, नीति निर्धारण करना हमारा काम है, हमको देखना है। आप बार बार विधायक की बात कर रहे हैं, क्यों ना कहें? की बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, जो हमसे सवाल पूछा है तो सुन लीजिए। हम क्यों ना कहें? तो कांग्रेस के लोगों ने जो की बात की है, वो कांग्रेस के लोग छोड़े ना अपना पेंशन। विजय जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप कनेक्ट है। 10 सेकंड विजय जी आपके, सिर्फ विजय जी का ऑडियो रहेगा। विजय जी, रास्ता निकलेगा या विरोध और बढ़ जाएगा जो आपने रास्ता अपनाया? मैं तो निम्रतापूर्ण निवेदन करने आया हूँ, दिल्ली घर आया हूँ, पूरे देश का कर्मचारी आ रहा है, वो मांग करने आ रहा है हमारी प्रधानमंत्री जी से कि हमारी बुढ़ापे की लाठी दे दीजिए। हम लोग दिल्ली से 1 अक्टूबर रैली करते हुए जय जयकार करते अपने घर जाए, और सरकार को, देश का हम काम कर पहले भी कर रहे हैं और शिद्दत के साथ और सुरक्षित होकर के इस काम को हम करेंगे। और अगर बात टैक्स की है, हाँ। तो जो सरकारी कर्मचारी है ईमानदारी से टैक्स देता है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज टैक्स आयकर देने का, इनकम टैक्स देने का सरकारी कर्मचारियों के नाम है। हम अपने टैक्स के पैसे की पेंशन नहीं पाएंगे, हमारे टैक्स के पैसा वो पाएगा। ये आंदोलन बढ़ेगा, एक सवाल तक जाएगा, इसको हम घर घर तक ले जाएंगे और जागरूक करेंगे। ओके, अब रास्ता कैसे निकलेगा ये देखना बाकी है। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राज जी, कमलदीप जी आपका भी, और अश्विनी शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा गंभीर है, अब रास्ता कैसे निकलेगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है, रामलीला मैदान में हुंकार भरने की तैयारी कर्मचारी कर चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।